हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग क्लास 9th के लिए ये पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है रेन ऑन द रूफ। और इस पोएम को लिखने वाले पोएट का नाम है कोएट स्किन्नी। ये कोएट स्किन्नी साहब अमेरिकन पोएट हैं और ये 19th सेंचुरी के पोएट रहे हैं जिनका जन्म 1826 में हुआ था। ठीक है, टाइटल से आपको पता चल रहा होगा बच्चों कि ये रेन के बारे में पोएम है। ठीक है ना, रेन ऑन द रूफ। Let us see what he says. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, है ना, जब आसमान काले बादलों से ढका हुआ हो, घिरा हुआ हो और जब बारिश शुरू हो जाती है। Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? क्या आप कभी छत पे जो बारिश की आवाज़ होती है उसको सुने हैं? What thoughts flash through your mind as you heard this melody of nature? जब प्रकृति का ये मेलोडी आप सुनते हैं तो उस समय क्या बात आपके दिमाग में चलती है, क्या विचार आपके मन में आते हैं? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. तो आइए पोएट के बारे में पढ़ते हैं कि जब वो रेन के इस आवाज़ को सुने, ठीक है ना, बारिश की जो आवाज़ सुनाई देती है ना, टप 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 टप, तो उस आवाज़ को यहाँ पैटर कहा गया है। ठीक है, पैटर बार बार पोएम में रिपीट होगा, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और पोएट क्या कहते हैं? When the humid shadows hover, humid shadows ना, ये shadows क्लाउड्स हैं। ठीक है, और ह्यूमिड मतलब इनमें मॉइस्चर भरा हुआ। तो क्लाउड्स में क्यों मॉइस्चर भरा हुआ होता है ये आपको पता है कि आप साइंस में पढ़ चुके हैं कि वाटर साइकिल जो है, जब वाटर बॉडी से वाटर का इवेपोरेशन होता है, फिर वो ऊपर जाकर के कंडेंसेशन होता है, और फिर जब प्रेसिपिटेशन होता है तो उसके पहले वाला कंडीशन है कि वो बादल एकदम काले काले हमारे आसपास गिरे गिरे दिखते हैं, क्योंकि अब वो बादल जो है सो लिटिल ड्रॉपलेट्स के ग्रुप होते हैं। तो अब वो इतने बड़े और इतने हेवी हो गए हैं कि बादल उनको कैरी नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब वो एक साथ इकट्ठे अब नहीं रह सकते हैं, इसलिए उनसे बादल से पानी जो है वो नीचे गिर जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ये तो साइंस के नज़रिए से हुआ। अब देखिए पोएट यहाँ पे क्या कहते हैं कि व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ना, ये जो मॉइस्चर भरे हुए, ह्यूमिड मतलब जहाँ मॉइस्चर हो, फुल विद द मॉइस्चर ना, लैडन विद द मॉइस्चर। तो व्हेन द ह्यूमिड शैडोज, शैडोज आर हियर क्लाउड्स। ठीक है, क्योंकि ये बादल जो है आसमान में, आसमान देखेंगे तो एकदम साफ साफ ऐसे दिखता है और उसमें बादल जो है सो स्पॉट की तरह दिखते हैं। ठीक है, और शैडो की तरह दिखते हैं, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ह्यूमिड शैडोज। ठीक है, तो क्लाउड्स आर कॉल्ड हियर ह्यूमिड शैडोज। होवर, होवर मतलब घूमना ना, जब वो घूम रहे होते हैं। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स। स्टारी स्फीयर ये स्काई को कहा गया है। ठीक है ना, देख लीजिए फर्स्ट लाइन में बच्चों, क्योंकि अब तो आपको पता है कि एलिट्रेशन क्या होता है, तो ह्यूमिड होवर में एच का रिपीटेशन हुआ है ना, तो वहां पे एलिट्रेशन हो गया। एक बार और जान लीजिए कि एलिट्रेशन वहां होता है जहां पे एक ही कॉन्सोनेंट साउंड को बहुत क्लोजली रिपीट किया जाता है। तो ह्यूमिड और होवर में एच एच रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है कि ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर, एस एस यहाँ फिर से रिपीट हुआ है स्टारी में और स्फीयर में। तो यहाँ क्या पॉइंट करते हैं कि ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर, स्टारी स्फीयर मतलब रात में जो आसमान दिखता है ना वो स्टारी है, उसमें तारे तारे ही दिखते हैं। स्फीयर हियर, तो स्टारी स्फीयर दैट इज स्काई एंड द मेलनकली डार्कनेस। और रात को जो अंधेरा होता है ना उसको पोएट ने कहा है कि वो सैड है। मेलनकली मतलब उदास, ठीक है, दुखी। तो सैड डार्कनेस, रात का जो अंधेरा है, क्योंकि दिन का उजाला जो होता है वो लाइफ से फुल होता है और सब लोग उस समय एक्टिव होते हैं, और रात का डार्कनेस में सब लोग शांत हो जाते हैं। इवन बर्ड्स भी अपने घर में जाके अपने घोंसले में जाकर के रेस्ट लेते रहते हैं। ठीक है ना, इसलिए उस डार्कनेस को मेलनकोली कहा गया है। ठीक है ना, ये मेलनकोली डार्कनेस। तो अंधेरे में, ठीक है ना, जो अंधेरा जो कि उदास है, जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स। ठीक है, मतलब रात में जब तारे चमकते होते हैं आसमान में, तब जो उदास अंधेरा है वो धीरे धीरे रोता है। कैसे रोता है? जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स, है ना। वो कैसे रोता है? वो जब बारिश होती है तो रोता है, मतलब अंधेरा जब खुद से थक जाए, परेशान हो जाए, उदास होकर के, तो वो रोता है। वो रोता कैसे है? उन बादलों से जो बारिश होती है ना उसको। मीन्स रेन्स आर कंपेयर्ड हियर टू द
टीयर्स, ठीक है, रेनी टीयर्स, ठीक है। जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स, जेंटली मतलब बहुत धीरे धीरे, विप्स मतलब रोना, रेनी टीयर्स बारिश वाले आंसू, ठीक है। मतलब जो काले बादल आते हैं मॉइस्चर से भरे हुए, वो उदास अंधेरा के आंखों के आंसू होते हैं, ठीक है, जो कि बारिश के रूप में हमारे पास आते हैं। What a bliss to press the pillow। अब पोएट यहाँ पे बहुत प्रिविलेज फील करते हैं, बहुत उनको खुशी होती है कि ये कितना अच्छा बात है ऐसे समय में कि जब बाहर उदासी हो, अंधेरा छाया हुआ हो, बारिश हो रही हो, उस समय कितना अच्छा लगता है, कितना मैं ब्लेस्ड हूँ, कितना मैं हैप्पी हूँ कि क्या करके, टू प्रेस द पिल्लो ऑफ अ कॉटेज चेम्बर बेड ना। यहाँ फिर से पी रिपीट हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। प्रेस पिल्लो, तो व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिल्लो ना। पिल्लो मतलब तकिया जिसपे आप सोते हो सिर रख के। तो वैसे कंडीशन में बाहर जिस समय उदासी हो और वो बादल से जब बारिश हो रही हो, अंधेरा हो, उस समय उस बारिश से बचने के लिए अपने पास अच्छा सा घर, उस घर में तकिए पे पोएट अपने बेडरूम में सो रहे हैं, ऑफ अ कॉटेज चेम्बर बेड, ठीक है। तो उस समय कितना ब्लेस्ड होना है अगर अपने घर में मैं हूं तो। सो व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिल्लो ऑफ अ कॉटेज चेम्बर बेड, मतलब अपने बेडरूम में, अपने बेड पे मैं तकिए पे सोया हुआ हूँ। ये कितनी खुशकिस्मती की बात है, मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, बिकॉज इज फीलिंग वेरी मच हैप्पी, है ना। ब्लिश मतलब बहुत बहुत खुश हो जाना, एकदम परम आनंद में होना। तो कितनी अच्छी बात है कि मैं तकिए पे आराम से हूँ और बारिश को महसूस कर पा रहा हूँ, ठीक है। एवरी टिंकल, टिंकल, टिंकल इज द साउंड, ठीक है ना, शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड, धीरे धीरे जो आवाज होती है तो उसकी आवाज। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स इज हियर वुडन प्लेट्स ना, टाइल्स जिसको कहते हैं, वो छत पे जो कवर किया हुआ है उस पे जैसे जैसे बारिश की बूंदें पड़ रही है ना, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, हर बूंद, वो जो आवाज वहां पे निकल रही है, ठीक है, लकड़ी के टाइल्स से जो छत बना हुआ है, उस छत पे जो बारिश की बूंद की आवाज हो रही है, वो हर बूंद हैज एन एको इन द हार्ट, वो हार्ट में एक तरह से गूंज पैदा करती है, ठीक है, गूंज देती है। कैसे? एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, हार्ट में गूंज होती है और साथ में हजारों सुहाने सपने लाती है, ठीक है। 1000 हजारों ड्रीमी सपना, फैंसीज मतलब ब्यूटीफुल इमेजिनेशन ना, कुछ अच्छा सोच। तो ये जो आवाज है ना, ये आवाज मन में हजारों खुशनुमा सपने लेकर आती है। कहाँ? इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, ठीक है, इनटू बिजी बीइंग। बिजी बीइंग कौन है यहाँ पे? पोएट खुद है। बिजी मतलब व्यस्त, बीइंग मतलब मनुष्य, जीव, ठीक है। तो इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, वहां से क्या होता है कि बहुत सुहाने सपने शुरू हो जाते हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू उफ, और बहुत सारी यादें, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो जब शांत होता है तो फिर बहुत सारी बातें जो है वो रिकलेक्ट होने लगती हैं, बहुत सारी चीजें याद आने लगती हैं। क्योंकि जब आप बिजी होते हो तो आप अभी प्रेजेंट का काम देख रहे हो, अभी के सिचुएशन को संभालने में लगे होते हो, लेकिन जैसे ही फुर्सत में और शांति से हो, अभी का कोई काम तंग करने वाला नहीं है, तो फिर पीछे की यादें हमको आने लगती हैं। तो पोएट यही बात कर रहे हैं कि वो तकिए पे अपने रूम में सोए हुए हैं, बाहर बारिश हो रही है, और ऐसे में क्या होता है कि उनको हजारों सुहाने सपने आते हैं। वो सपने कैसे हैं? वो सपने क्या करते हैं? वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू ऊफ, वो ऐसे हैं जैसे कि बुन रहे हैं। ऊफ मतलब क्या होता है? ऊफ जो है वो एक तरह का थ्रेड्स, जब लूम पे बुना जाता है ना, क्योंकि थ्रेड्स को एक बेस देते हैं पहले लूम पे, और उस बेस पे फिर ऊपर नीचे करके और तब किसी फाइबर को तैयार करते हैं, ठीक है। और उस फाइबर से फैब्रिक तैयार हो जाता है। धीरे धीरे वो करते करते क्या होता है, वो पूरा जब भर जाएगा तो वो कपड़ा तैयार हो जाता है, फैब्रिक तैयार हो जाता है, ठीक है। तो पोएट यही बात करते हैं कि वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू ऊफ, मतलब यहाँ पे तो कपड़ा नहीं, यहाँ पे क्या है? सपने का बुनना हो रहा है। वो धीरे धीरे कई सारे सपने आपस में बुने जा रहे हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे जैसे मैं सुनता हूँ पैटर को, पैटर मतलब फिर वही रेन ड्रॉप का जो साउंड है छत पे, ऑन द रेन अपॉन द रूफ, ठीक है, बारिश की जो छत पे आवाज आ रही है, वो आवाज हमें हजारों खुशनुमे यादगार के पलों में ले जाती है,
ठीक है, और पोएट कई सारे सपने बुनने लगता है। नाउ इन मेमोरी, अब ये लास्ट स्टेंजा में पोएट क्या कहते हैं कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। फिर देखिए एम एम रिपीट ना, मेमोरी, माई, मदर, एम का रिपीटेशन मतलब एलिट्रेशन का यूज, ठीक है, एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस है। सो नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोने। ये अगोने जो है ना, ये पुराना यूज है अगो के लिए। इस पोएम में हम लोग 2-3 वर्ड देखेंगे जो कि आज मॉडर्न इंग्लिश में यूज नहीं होता है। लैंग्वेज का भी इवोल्यूशन होता है, डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे। इसके जर्नी में कुछ कुछ वर्ड पीछे छूटते चले जाते हैं और नए वर्ड जुड़ते चले जाते हैं। तो ये वर्ड जो है वो अब यूज में नहीं है। सो नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, पोएट लास्ट स्टेज हम कहते हैं कि अब मेरे याद में मेरी माँ आ रही है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोने, मतलब बहुत पहले, अगो के लिए कि पहले, वो सालों पहले जैसे मेरे याद में रहा करती थी वैसे। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स ए सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, ठीक है। वो क्या करती थी कि अपने बच्चे जो उनका सपना देख रहे होते थे कि माँ किस तरह से हम लोग को देखते रहती थी जब हम लोग सोए रहते थे, और नींद में बच्चे तो सपना देखते ही हैं, तो वो छोड़ देती थी डॉन तक। डॉन मतलब डे ब्रेक, जब सनराइज का फर्स्ट रे धरती पे पड़े और पूरी तरह से जब उजाला नहीं हुआ होता है, अभी अंधेरा ही है लेकिन लगता है कि हाँ अंधेरा दूर होने वाला है, दैट मोमेंट इज डॉन ना, अर्ली मॉर्निंग, क्वाइट अर्ली मॉर्निंग। तो वो टाइम तक माँ जो है वो छोड़ देती थी। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, पोएट कहते हैं कि ओह मैं अभी भी महसूस करता हूँ, आई फील हर फॉन्ड लुक, फॉन्ड मतलब लवली यहाँ पे ना, वो प्यार भरा नजर आज भी मैं महसूस कर रहा हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन हुआ रिपीटिशन है ना, ये जो पैटरिंग साउंड है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है, बारिश हो रही है तो उससे जो म्यूजिक क्रिएट हो रहा है ना, ये पोएट को बहुत अच्छा लग रहा है और इसलिए ये रिफ्रेन करे। रिफ्रेन मतलब जैसे कोई गाना हो तो स्टार्टिंग में या लास्ट में कोई एक ही लाइन को हम लोग रिपीट करते हैं ना, गाना को थोड़ा और अच्छा इफेक्टिव बनाने के लिए, मेलोडियस बनाने के लिए, तो वो चीज कहलाता है रिफ्रेन। तो पोएट को यहाँ पे यही इतना म्यूजिकल लग रहा है कि ये साउंड को वो करे रिफ्रेन। तो एज आई लिस्ट, ये लिस्ट भी लिसन के लिए है, ठीक है ना। अभी ये वर्ड लिसन है, ये पुराना यूज लिस्ट है, ठीक है। और ये ERE सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, ये वर्ड भी पुराना ही है जो कि ईयर्स अगो के लिए यूज होता है, ठीक है ना, मतलब बिफोर टाइम, ठीक है, पहले के लिए। सो ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं अभी भी महसूस करता हूँ उसका वो प्यारा सा नजर, जैसे वो देखती थी हम लोगों को, वो मैं महसूस करता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जब मैं इस रिफ्रेन को सुनता हूँ, लिसन करना, ठीक है। लिसन करना एक होता है हियर करना, दूसरा है लिसनिंग। हियर करना यूं ही साउंड आ रहा है, ठीक है, पता चल रहा है कोई आवाज, लेकिन लिसन जब करते हैं मतलब बहुत गौर से सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये म्यूजिकल, इसीलिए वो रेन ड्रॉप का साउंड जो है पोएट को रिफ्रेन लगने लगता है, क्योंकि ये बहुत डीपली उसको फील कर पा रहे हैं, ठीक है, लिसनिंग के बाद। सो विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, ठीक है, जो कि सिंगल्स पे प्लेड हो रहा है, मतलब ऊपर जो छत का रूफ है ना, टाइल से, वुडन टाइल से, उस पे जो बारिश की बूंद आ रही है उससे जो रिफ्रेन क्रिएट हो रहा है, बाय द पैटर ऑफ द रेन, है ना, रेन के पैटर से वुडन रूफ पे जो आवाज क्रिएट हो रही है वो पोएट को म्यूजिक की तरह लगता है, और इनको ऐसे लग रहा है कि जैसे ये पुरानी यादों में खोते चले जा रहे हैं और इनकी माँ याद आ रही है। आखिरी स्टेजा में कहते हैं, और माँ का क्या चीज याद आ रहा है कि माँ किस तरह से हम लोगों को प्यार से निहारते रहती थी, है ना। यहाँ पे टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब कि और बच्चे होंगे, है ना, पोएट के और भाई बहन हैं जो कि सारे प्रिय, डार्लिंग मतलब बहुत प्यारे होना, तो वो अपने प्यारे ड्रीमर्स को वॉच करते रहती थी, देखते रहती थी, और उन लोगों को सुबह तक सोने के लिए छोड़ दिया करती थी, ठीक है। तो ये तो हुआ पोयम कि पोएट को किस तरह से रेन जो है वो नोस्टैल्जिक बना देता है, ठीक है, मतलब ये पीछे की यादों में खो जाते हैं, क्योंकि रेन अपने आप में बहुत ही प्लीजेंट एक्सपीरियंस देता है हम लोगों को। अगर आप किसी सेफ प्लेस पे हैं तो, अगर सेफ प्लेस पे नहीं है तब तो फिर ये बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है, लेकिन अगर आप सेफ हैं तो जिस तरह से पोएट ने फील किया, जरूर आप भी अच्छा फील करते होंगे। और आप लोग, आज के बच्चे को थोड़ा नूडल्स वूडल्स उस समय खाने का मन करता है, और आपके मम्मी पापा से पूछेंगे तो वो चाय पकौड़ी खाना चाहेंगे, क्योंकि बारिश का मतलब ही कि गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय, ठीक है। तो इस तरह से बारिश कुछ न कुछ
अलग फीलिंग लेकर के आती है, क्योंकि बारिश के वक्त अचानक से हम अपने काम को बंद करके रुक जाते हैं, थोड़े थम जाते हैं, और उस थमने में कुछ अच्छी सी फीलिंग आती है हमारे मन में, जो कि इन सारी चीज़ों को हमसे जोड़ देती है। ठीक है, पोएट यही कह रहे हैं इस पोएम में। ठीक है बच्चों, तो हम लोग लिटरेरी डिवाइस को देख लेते हैं। एलिट्रेशन तो हम लोग जिक्र करते गए हैं पोएम के स्टैंजा के साथ साथ, बाकी और क्या क्या चीज यूज हुआ है उसको भी देख लेते हैं। तो पोएम में एक सबसे बड़ा चीज हम लोग को मिलता है कि ये पर्सनिफाई किया गया है यहाँ पे कई बार। तो एक बार तो हम देखते हैं कि जब वो कहते हैं कि वो सैड है ना, मेलनकली डार्कनेस, ये जो है सो कि एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स, यहाँ पे पर्सनिफाई किया गया है, क्योंकि डार्कनेस को जो कि एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसको लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया है। ठीक है, फिर दूसरी जगह पोएट कहते हैं कि जब वो वीव करते हैं ड्रीम का, तो ये भी एक तरह का पर्सनिफिकेशन है जो कि इस स्टैंजा में हम लोग को देखने को मिलता है कि एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, यहाँ पे रिकलेक्शन को पर्सनिफाई किया गया है और वो बोल रहे हैं कि वो वीव करते हैं। ठीक है ना, सारी यादें जो है वो कुछ कुछ बुनने लगती हैं, यहाँ पे भी पर्सनिफाई किया गया है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक नया चीज इस पोएम में देखेंगे जो कि अभी क्लास 9th के पीछे के पोएम में हम लोग को नहीं मिला था। साउंड वर्ड्स को डिनोट करने वाले लिटरेरी डिवाइस को यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, और उस लिटरेरी डिवाइस का नाम है ऑनोमैटोपिया। ओके, क्या नाम है? ऑनोमैटोपिया। स्पेलिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप इसको नोट डाउन कर ले। ONOMATOPOEIA। ठीक है, साउंड वर्ड्स मतलब ऐसा वर्ड जब यूज करे जो वर्ड खुद अपने आप में भी उसका स्पेलिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन भी उसी तरह से कुछ क्रिएशन करे साउंड का जैसा कि उसका मीनिंग होता है। जैसे हम कहते हैं हिस, अब HISS हिस जो है, हिस बोलना भी उसी तरह से जो इसका मीनिंग होता है। ठीक है ना, इसी तरह से यहाँ पे आवाज जो है पैटर, ठीक है, रेन साउंड जो है तो इसको कहते हैं पैटर। ये पैटर जो है ये क्या है? ये एक तरह का साउंड वर्ड है जो कि पैटर बोलने में भी लग रहा है कि कुछ साउंड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये पैटर, और दूसरी जगह हम देखते हैं टिंकल, है ना, ये दोनों वर्ड जो है ओनोमैटोपिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम लोग देख लिए जब ऑनोमैटोपिया, फिर दूसरा चीज क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक और नए चीज का यूज हुआ है जो कि है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं ऐसे चीज को कि जबकि किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव तो यूज किया जाए लेकिन एग्जैक्टली वो उसका मीनिंग नहीं देकर के किसी और चीज के बारे में बात करें। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब बोलते हैं कि मेलनकली डार्कनेस, ठीक है, डार्कनेस कभी भी मेलनकली नहीं हो सकता है, ये बल्कि कहा गया है सैड पीपल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो डार्कनेस के साथ यूज हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली पोएट इसके बारे में नहीं कहना चाहते हैं। पोएट कहना चाहते हैं कि जो मेलनकली पीपल होते हैं वो पीपल बहुत सैड हो जाते हैं और वो फिर एक तरह से वीपिंग करते हैं। ठीक है ना, तो उससे कंपेयर हुआ है, क्योंकि डार्कनेस कभी भी मेलनकली नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी जगह पे यूज हुआ है जब कहते हैं कि ड्रीमी फैंसीज, है ना, ड्रीमी फैंसीज, तो कभी भी ना जो है वो ड्रीम्स नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पे देख के ये लगता है कि जैसे फैंसीज आर ड्रीमी, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये इस चीज को रेफर करते हैं कि पीपल जिनके पास ड्रीम्स हैं, पीपल हु हैव ड्रीम्स। ठीक है, इस तरह के यूज को जब पोएम को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए पोएट इस लिटरेरी डिवाइस का जब यूज करते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसफर्ड एपिथेट। आप स्पेलिंग नोट डाउन कर ले, TRANSFERRED, ट्रांसफर्ड। ओके, एपिथेट EPITHET। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या देख लिए? एलिट्रेशन यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, ऑनोमैटोपिया यूज हुआ है और ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच गया है जो कि राइम स्कीम। राइम स्कीम देख लीजिए पोएम का। अगर आप होवर को ए देते हैं नाम, क्योंकि अब आपको पता है कि कैसे स्टार्ट करते हैं, तो होवर को ए नाम देते हैं, तो स्फेयर को, वो तो उससे मैच नहीं कर रहा, बी हो जाएगा। डार्कनेस किसी से मैच नहीं कर रहा, सी हो जाएगा। फिर टीयर्स और स्फेयर्स मैच करे तो ये बी हो जाएगा। और पिल्लो क्या हो जाएगा?
ये डी हो जाएगा, और फिर ई हो जाएगा बेड, और पैटर, पैटर जो है वो एफ हो जाएगा, और फिर हेड जो है वो बेड से मिल रहा है तो वो ई हो जाएगा। तो कुल मिला के जब हम देखें तो राइम स्कीम क्या बनता है, ए बी सी बी, है ना, ए बी सी बी मतलब पहला लाइन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, मतलब सेकेंड और फोर्थ लाइन मैच कर रहे हैं, इसलिए ये हो गया ए बी सी बी। फिर बीच में एक डी है जो कि डिफरेंट है, क्वाइट डिफरेंट है। फिर ई है, ई और एफ है, लेकिन लास्ट लाइन भी ई से मैच करता है। तो ए बी सी बी डी ई एफ ई, ये आपका राइम स्कीम क्रिएट हो रहा है। इसको आप नोट डाउन कर ले, और ऐसे ही करके आप सारे स्टैंजा का आप राइम स्कीम पहचान सकते हैं। और पोएम का टाइटल और पोएट का नाम तो याद रखेंगे ही, क्योंकि एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं एक्सट्रैक्ट्स में। तो होप करती हूँ कि पोएम आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इस पोएम को अच्छे से एग्जाम के लिए तैयार कर पाएंगे। और आप जो भी क्वेरीज होंगे वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बाय।